दोस्तों आज हम यूपी पीसीएस प्री के लिए इतिहास की उपयोगिता क्या है और कैसे इतिहास को पढ़ा जाए। और याद रखिएगा दोस्तों कि बिना यूपी पीसीएस की अगर हम बात करें तो बिना इतिहास के हम सिलेक्शन प्राप्त नहीं कर सकते। कारण क्या है कि इतिहास का रोल सबसे बड़ा रोल इतिहास का ये है कि अगर आप हर साल का पेपर देख लो 150 क्वेश्चन के जीएस में 40 से लगभग 50 क्वेश्चन, बहुत कम होगा तो 35, इतना क्वेश्चन रहना ही रहना है। और याद रखिएगा एक बार आपकी अगर इसकी तैयारी हो गई तो यह इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम चेंज करें बार बार। एक बार अगर व्यक्ति ने पढ़ लिया तो ये 35 क्वेश्चन, उसका 35 से 40 क्वेश्चन कंफर्म हो गया। और बिना आप चाहे बीईओ का कोई भी एग्जाम यूपी पीसीएस का ले लीजिए, बिना इतिहास के अगर आप चाहें सफल होना तो संभव नहीं। अगर माइनस मार्किंग की बात करें, माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग में मान लीजिए 100 प्लस जाता है तो 35 से 45 क्वेश्चन तो आपको केवल इतिहास से मिल जाता है। याद रखिएगा प्रिपेयर आईएएस यूपी पीसीएस के लिए इतिहास के बैच को लेकर इतिहास को कैसे पढ़ा जाए और कैसे हम अपनी सफलता को सफल कैसे बने और सफलता कभी भी हम दें तो प्री को लेकर हम कंफ्यूजन में ना रहे। एग्जाम देने के बाद ही हमें पता चल जाए कि हमारा प्री हो रहा है और हम मेंस की तैयारी करें। आधे लोग प्री के रिजल्ट का वेट करते हैं क्योंकि ये कंफर्म नहीं होता और वो इधर उधर की चीज़ों में लगे रहते हैं। अगर हम केवल इतिहास को, पॉलिटी को, कुछ चीज़ें ऐसी अगर कवर कर ले तो हम सिलेक्शन श्योर हो जाता है। इसी चर्चा में हम इतिहास को लेकर चर्चा करेंगे कि इतिहास का रोल क्या है, इतिहास को कैसे पढ़ा जाए और किस किस एरिया से आता है। अगर हम बात करें तो इतिहास के 3 पार्ट हैं भारतीय इतिहास के। एक प्राचीन, जिसको एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत। दोस्तों इन तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन वर्तमान में आधुनिक भारत से आते हैं। लगभग मान के चलिए 20 से ऊपर क्वेश्चन आता है आधुनिक भारत का रहता है। और दूसरा पार्ट होता है प्राचीन इतिहास का। वैसे तीनों में रहता है, लेकिन आधुनिक भारत चूंकि मेंस में भी ज्यादा उपयोगिता है इसकी और प्री में भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन यहां से आता है। तो हम क्लास की शुरुआत बेसिकली यहीं से चालू करेंगे। आधुनिक भारत को कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए और आधुनिक भारत की शुरुआत कैसे होती है, इसी मुद्दे पे हम पूरा क्लास की शुरुआत करेंगे। और दूसरा ये भी बताएंगे कि आधुनिक भारत में प्री के लोग कहते हैं कि इतिहास को रटना पड़ता है, कि कैसे वैज्ञानिक तरीके से पढ़ा जाए जिससे अपनी सफलता को सुनिश्चित किया जा सके और किस पार्ट को कैसे कैसे सिलेबस को पढ़ा जाए। ये पूरी चर्चा हम इस वीडियो में आधुनिक भारत को लेके कि क्या किया जाए उस पर करेंगे। दोस्तों आधुनिक भारत को अगर हम देखें तो आधुनिक भारत के 2 पार्ट में पढ़ा जाता है। एक हम पढ़ते हैं 1707 से लेके 1857 तक। एक पार्ट होता है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को जीता कैसे, क्या क्या वो परिस्थितियां बनी 18वीं सेंचुरी में कि मुगल जैसे ताकतवर लोग धीरे धीरे डाउन हुए और अंग्रेज एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो केवल व्यापार करने आई थी उसने कैसे अपने को मजबूत किया और पूरे भारत की सत्ता को प्राप्त किया। और दूसरे फेज में हम पढ़ते हैं 1857 के बाद 1947 के बीच में कैसे हमने भारत को आज़ाद कराया। तो 2 पार्ट में पढ़ेंगे और क्लास की शुरुआत हम पहले पार्ट से करेंगे कि प्री के लिए कैसे फोकस किया जाए, क्या किया जाए, इसी पे हम चर्चा करेंगे। और सिलेबस में हम आपको बताएंगे कि 1707 से 1857 के बीच में किस किस पार्ट को हमें फोकस करना है, क्या मुद्दा है। अगर हम देखें तो आपके दिमाग में एक बात जरूर आएगी कि हम 1707 ही क्यों लिए। हम चाहते तो कुछ और भी कहते, 1707 को बार बार हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1707 में ही अगर हम बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु हुई। और इसकी मृत्यु के बाद एक मुगलों के उत्तराधिकारियों में मुगल काल में दिल्ली में एक राजनीतिक शून्यता व्याप्त हो गई और उसी के बाद इतिहास में धीरे धीरे बदलाव होना चालू होता है। तो पर ये यूपीएससी का एक क्वेश्चन भी रहा मेंस में कि 18वीं सेंचुरी के शुरुआत में वो कौन सी घटनाएं हुई जिसने पूरा सब कुछ बदल दिया। तो याद रखिएगा 1707 की सबसे बड़ी घटना रही औरंगजेब की मृत्यु और इसी के बाद चीजें पूरी की पूरी बदल जाती हैं और इसी मुद्दे पर हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। अगर देखें
तो 1707 के बाद देखिए, ये चूंकि पूरा वीडियो प्री का है, प्री को फोकस है कि यूपी, तो देखिए कहां से सबसे पहले मुद्दा आता है, ये क्वेश्चन बनता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 से लेके 1857 तक मुगल बादशाह का क्रम पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब के मरने के बाद मुगल बादशाह कौन बना, उसके बाद कई बार क्रम मिलाने के लिए दिया जाता है। तो पहला तो एक सबसे जो बड़ी घटना, क्योंकि याद रखिएगा इतिहास को हम घटनाओं के अनुसार कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ते हैं। जैसे अगर कोई परिवार का मुखिया जो परिवार को आगे बढ़ा रहा हो अचानक मर जाए और उसके उत्तराधिकारी या उसका लड़का कमजोर हो, तो राजनीति को कैसे आगे बढ़ाएगा। यही हाल 1707 में हुआ। औरंगजेब के मरने के बाद जो मुगल बादशाह जो उत्तराधिकारी थे वो योग्य नहीं थे। जब मुगल उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली पे एक राजनीतिक शून्यता व्याप्त होगी और इस शून्यता को भरने के लिए अलग अलग लोग कोशिश करेंगे और यहीं से मॉडर्न की शुरुआत मानी जाती है। जैसे देखिएगा, इसके लिए एक फिगर हम आपको दिखाते हैं। यह है दिल्ली। जो सबसे बड़ा पॉइंट है इस काल में, याद रखिएगा, मुगल उत्तराधिकारी अयोग्य थे। अयोग्य थे। इनमें वो क्षमता नहीं थी कि वो दिल्ली की सत्ता को काबिज कर लें और दिल्ली की सत्ता को फिर से प्राप्त करके या औरंगजेब के उत्तराधिकार को आगे बढ़ा सके। दूसरी घटना ये हुई, इसी दौरान कंपनियों ने भी अपनी महत्वाकांक्षा को जगाया और कंपनियों के बीच आपस में भी संघर्ष हुआ। जिसमें एक फेमस युद्ध हुआ, याद रखिएगा, कर्नाटक का युद्ध, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच हुआ। इसको हम पढ़ेंगे, कई बार प्री में पूछता है। याद रखिए, कर्नाटक युद्ध का मतलब ये मत समझिएगा कि कोई भारत का था, ये बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच हुआ, जिसको कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। और यह युद्ध 3 चरणों में हुआ, जो 1746 से 1749 तक, 49 से 54, फिर 58 से 63 के बीच में हुआ। और कर्नाटक युद्ध ने दोस्तों, याद रखिएगा, फ्रांसीसियों के भाग्य को निर्धारित कर दिया। एक निर्णायक युद्ध हुआ, जो हम आगे बताएंगे, इस पूरे डिटेल बताएंगे कि फ्रांसीसी बांडीवास का युद्ध हुआ और जिस युद्ध में फ्रांसीसी हार गए। और यही से स्पष्ट हो गया कि भारतीय इतिहास में फ्रांसीसी दिल्ली की शून्यता को नहीं बढ़ सकते। याद रखिए, जो प्री के लिए हमारा बनता है, कई बार जो नॉर्मल जिसे आप BU दे रहे हैं, RO दे रहे हैं, उसमें पूछता है कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ। तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच हुआ। इसका परिणाम क्या रहा? 3 हुआ। तीनों को अलग हम डिटेल में बताएंगे। तो पहला जो 1707 की बड़ी घटना हम पढ़ेंगे वो है कंपनियों के बीच का आपस में संघर्ष, जो बेसिकली किसके बीच हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में। दोस्तों, दूसरी जो सबसे बड़ा पॉइंट रहा इस काल में, देखिए, जो पूरा पॉइंट आपको बताया जा रहा है उसका बेसिक पर्पज है कि इन मुद्दों को समझिए। क्योंकि इतिहास को हम रट नहीं सकते, लेकिन अगर समझ लें तो यकीन मानिए क्वेश्चन गलत नहीं होता और सीधे सीधे सिलेक्शन आपका करा देता है। इसी को ध्यान में रख के प्रिपरेशन IAS कोचिंग ये पूरा स्लॉट चालू कर रहा है, जिससे कि UP PCS प्री में आप जाएं तो निश्चिंत रहें कि मुझे मेंस देना है। सिलेक्शन का बेसिक, जो जिनका कहते हैं मेरा सिलेक्शन होगा, प्री देने के बाद बाहर निकालने पे आयोग के आंसर का इंतजार मत करिए, वही लग जाए कि मेरा हो रहा, और आप जाके मेंस की तैयारी करिए। इसी अप्रोच को आगे बढ़ाने के लिए बेसिकली ये पूरा प्रोग्राम किया जा रहा है, जिससे कि चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। अब दूसरी जो घटना हुई दोस्तों, जैसे आप एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई बड़ा आदमी हो जो साम्राज्य को या अपने कई मकान खरीदा हो, कई बहुत कुछ किया हो, अचानक वो मर जाए तो जाहिर सी बात है उसके रिश्तेदार भी उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे, जो उसके नौकर होंगे वो भी कोशिश करेंगे। तो यही हुआ, कंपनियों की तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी। कंपनियां भी अब धीरे धीरे भारत के राजनीतिक मामलों में जो अभी तक केवल व्यापार कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मेड्यूल में आपको बताया भी जाएगा, जहांगीर के काल में पहली फैक्ट्री लगाती है। ये सब क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं कि रिकॉल करते रहिएगा आप। जहांगीर के काल में पहली फैक्ट्री सूरत में लगाती है और व्यापार करती है। यहां तक कि UP PCS ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा कि कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा,
मुख्य उद्देश्य कंपनी का व्यापार करना था। लेकिन परिस्थितियां जैसे जैसे आगे बदलती गई, कंपनी व्यापार छोड़ के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना चालू कर दी और धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनी कि 1857 के बाद लगभग भारत उसका एक उपनिवेश के रूप में बना। दूसरी जो घटना हुई याद रखिएगा, भारत की क्षेत्रीय शक्तियां, जो क्षेत्रीय राज्य थे, क्षेत्रीय राज्यों की भी महत्वाकांक्षाएं जगने लगी। इसी समय याद रखिएगा जो बताया जाएगा आपको, बंगाल, दक्कन, मराठे, मैसूर, अवध, ये छोटे छोटे राज्य, क्षेत्रीय राज्य जो अभी तक दिल्ली के नाम मात्र के अधीन थे, ये भी अब अलग अलग अपने को एक तरीके से देखने चालू कर दिए। बंगाल में, दक्कन में मराठे भी धीरे धीरे अपने एक अस्तित्व को दोबारा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। अवध था, मैसूर में हैदर अली आगे चल के आ गए थे। क्षेत्रीय राज्य, तो हमें दूसरा जो टॉपिक इस बार ध्यान देना है कि बंगाल कि जो क्षेत्रीय राज्य का संस्थापक कौन बना, कैसे क्या हुआ, इस मुद्दों को समझना। अब याद रखिएगा, दिल्ली एक ही है, क्षेत्रीय राज्य भी अपने को मजबूत कर रहे हैं, कंपनियां भी अपने वर्चस्व को बढ़ा रही है, तो जाहिर सी बात है क्षेत्रीय शक्ति और कंपनियों के बीच क्या होगा, संघर्ष होगा। जो जीतेगा दिल्ली उसी की होगी। यही पूरा हमें लगभग 1707 से 1857 के बीच में पढ़ना है। तो तीसरा मुद्दा याद रखिएगा, बंगाल से में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब का बीच का संघर्ष जो 1756 में आप याद रखिएगा सिराजुद्दौला नवाब बना, यहीं से चालू हुआ, जिसमें दो युद्ध बड़े बड़े हुए। प्लासी का युद्ध जो हमें पढ़ना है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। और यही के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी एक संधि होती है जो बताया जाएगा आपको। अभी चूंकि मैं एक क्लास में केवल आपको डिटेल बता रहा हूं कि इस दौरान हमें पढ़ना क्या है। लोग यही नहीं समझ पाते कि इतिहास में मुझे पढ़ना क्या है। क्योंकि याद रखिएगा, कोई भी किताब यूपीएससी या यूपी पीसीएस ने नहीं बताया कि आप इसको पढ़िए। हमें मुद्दों को देखिए, जीएस होता क्या है, जो टर्निंग पॉइंट हो, जो आपके चीजों को बदल दे, उसी को कहा जाता है जीएस। जो परिवर्तन ला दे, भाई बीए वाले भी इतिहास पढ़ते हैं, एमए वाले भी इतिहास पढ़ते हैं, तो हमें जो परिवर्तन पढ़ना है कि बक्सर का युद्ध में क्यों बताया, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद सब कुछ बदल गया। पूरा राजनीतिक परिदृश्य, जो कंपनी कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई और यही कंपनी क्या हो गई, पूर्णतः राजनीतिक कंपनी हो गई। कहा जाता है कि जो इलाहाबाद की संधि में जो दीवानी और फौजदारी, दीवानी मतलब कह सकते हैं टैक्स लेना, फौजदारी जो कानून, जो क्रिमिनल मामलों में जो मुगल बादशाह का अधिकार होता था, वो पूरा अधिकार मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। मतलब जो वर्चस्व नाम मात्र का भी था, जो मुगल बादशाह था, वो पूरा पावर बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई उसमें दे दिया। और यहीं से कंपनी, यूपी पीसीएस ने पूछा भी है कि कंपनी राजनीतिक रूप से कब आई, याद रखिएगा बक्सर के युद्ध के बाद, इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी पूर्णतः राजनीतिक हो गई। तो हमें पढ़ेंगे कि प्लासी के युद्ध की घटनाएं क्या रही, याद रखिएगा बक्सर के युद्ध में क्या हुआ, कैसे हुआ, कंपनी पूर्णतः राजनीतिक कंपनी कैसे बनी। तो बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच का संघर्ष हुआ, इन मुद्दों को देखेंगे। और इसी में एक बड़ा टॉपिक होगा हमारा द्वैध शासन। कहते हैं कि द्वैध शासन ने बंगाल को बर्बाद कर दिया, उजाड़ दिया। क्लाइव ने इसको लेके आया था। तो द्वैध शासन क्या है, कैसे हुआ, इस मुद्दे को हम पूरा देखेंगे। इसके बाद दूसरा जो होगा हमारा आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध जो 3 होंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहला होगा 1775 से 1782 के बीच में, जिसमें याद रखिएगा सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि, उसके बाद सालाबाई की संधि। ये पूरा क्रम पूछा जाता है। कभी याद रखिएगा पूछे कब से चालू हुआ, तो सूरत की संधि से चालू हुआ। कब समाप्त हुआ, सालाबाई की संधि से समाप्त हुआ। ये पूरा पढ़ेंगे। सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, आंग्ल मराठा युद्ध को देखा जाएगा। इसी के साथ हम पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध,
आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध और बंगाल, इन तीनों जगह कंपनी अपने वर्चस्व को बनाती है। और अब धीरे धीरे होता क्या है कि इस कंपनी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं होता और यहीं से कंपनी पूर्णतः बन जाती है। तो जो हमारा सिलेबस का टॉपिक होगा जो इस दौरान पढ़ेंगे, अंग्रेज मराठा युद्ध को पढ़ेंगे, अंग्रेज मैसूर युद्ध को पढ़ेंगे, बंगाल में ईस्ट इंडिया और कंपनी नवाब के बीच के संघर्ष को पढ़ेंगे। इसके अलावा जब ये देख लेंगे, मतलब कंपनी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं हुआ, तो कंपनी की इसके बाद जो सेकेंड पार्ट होगा हमारा ये होगा कि कंपनी की नीतियां कैसे बनी और कंपनी कैसे अपने को वर्चस्व को स्थापित किया, जिसमें कहते हैं ना उपनिवेश क्या है। तो याद रखिए कई बार पूछा जाता है, इसी को हम दिमाग में रखेंगे। अब कंपनी की उपनिवेश कैसे बनाती है। सत्ता तो प्राप्त कर ली, मराठों को बाहर कर दिया, मैसूर को बाहर कर दिया। अब उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई एक देश किसी दूसरे देश पे राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर ले तो उसको उपनिवेश कहा जाता है। कई बार याद रखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ देते हैं आजकल। मतलब याद रखिएगा लोग क्या करते हैं, जब आंसर लिखते हैं तो आंसर में एक मुद्दे को ध्यान देते हैं, या तो दे देंगे राजनीतिक नियंत्रण को बता देंगे या केवल आर्थिक नियंत्रण को बताएंगे। याद रखिएगा उपनिवेश का मतलब होता है, इसी से पूरा कंपनी की नीतियां आपको समझ में आ जाएंगी कि जब कोई एक देश किसी दूसरे देश पे राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर ले तो वह उसका उपनिवेश कहा जाता है। अब राजनीतिक नियंत्रण में कंपनी की क्या क्या नीतियां रही, हम उस चीज को देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसको जो इतिहास है, इतिहास को समझिएगा जैसे आपके घर की घटना हो, कैसे कब क्या हुआ, कैसे हमें उसको करना। तो बहुत इजी चीज़ है। और एक बार आप देखिएगा इलाहाबाद में कहीं भी जिनका एक बार तैयार हो जाता है, जैसे बहुत लोग हैं इतिहास तैयार कर लीजिए, पोलिटी तैयार कर लीजिए, करेंट पढ़ लीजिए, वैसे 100 क्रॉस कर जाएंगे। बस हमें दिमाग में चयन को रखना है कि हमें सिलेक्शन लेना है। ये एग्जाम कहते हैं कि कैसे हम मैक्सिमम बेस्ट अपना करें। तो याद रखिएगा राजनीतिक नियंत्रण कैसे स्थापित हुआ। राजनीतिक नियंत्रण में कंपनी की जो नीतियां रही जिसको हमें पढ़ना है, द्वैध शासन, जो हम पूरा पढ़ेंगे। द्वैध शासन में कंपनी कैसे अपने को मजबूत करती है। इसके अलावा सहायक संधि, ये सब याद रखिए। ये मैं इसलिए दे रहा हूं कि प्री के टॉपिक है, तो अगर इन मुद्दों को भी आप तैयार कर लीजिएगा तो इतिहास आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। द्वैध शासन, सहायक संधि, व्यपगत की नीति जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको डलहौजी ने चालू किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको डलहौजी ने चालू किया था। ये नीतियां रही जिसके नीतियों के तहत इन लोगों ने क्या किया, अपनी वर्चस्वता को स्थापित किया और एक तरीके से भारत में अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। अगर हम आर्थिक नीति की बात करें तो आर्थिक नीतियों में देखिए, याद रखिएगा ये पोर्शन यहां से इतिहास के प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। आर्थिक नीति में सबसे पहले भू बंदोबस्त को हम देखेंगे। भू बंदोबस्त की नीतियां, भू बंदोबस्त में 3 प्रकार के भू बंदोबस्त होंगे। जमींदारी, इसको अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं, याद रखिएगा अस्थाई बंदोबस्त। जमींदारी बंदोबस्त को इन्होंने चालू किया, क्या हुआ, कैसे हुआ। दूसरा रैयतवाड़ी और तीसरा महलवाड़ी। देखिए हर साल यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। कभी जमींदारी पूछते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए लगभग फिक्स रहता है, या तो जमींदारी पूछेंगे या रैयतवाड़ी। मतलब इस क्लास को समझिए कहां से क्वेश्चन आता है और मॉडर्न को हम पढ़ते कैसे। ये नहीं कि आप बहुत कुछ जानते हैं, काम की चीज जानते ही नहीं। हमें वो टर्निंग पॉइंट पे जमींदारी बंदोबस्त ने सब कुछ बदल दिया। आपको याद होगा 1950 से 70 की जितनी मूवियां आप देखेंगे उसमें क्या दिखाता है, अमरीश पुरी एक बहुत बड़ा जमींदार होता है, सबकी जमीन को ले लेता है। और देखिए वो हृदय विदारक चीजें दिखाई देती है। किसान भूखे नांगे पड़ा हुआ है, जमींदार पूरा सब कुछ हड़प लिया। ये जमींदारी बंदोबस्त लाने वाले कौन थे, अंग्रेज थे। पूरी भारत की भू व्यवस्था बदल गई। तो ये याद रखिएगा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक चरित्र बदल गया। तो जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये अंग्रेजों की 3 भू बंदोबस्त नीतियां थी। कभी कभी यही पूछ देते हैं जो अंग्रेजों ने चालू किया। इसके अलावा जो दूसरा रहा इनकी व्यापारिक नीति, जो हम देखेंगे 1700, अगर हम देखें तो
57 से या 1765 कर सकते हैं प्लासी बक्सर के बाद से लेकर 1857 के बीच में इनकी व्यापारिक नीति क्या रही। जैसे एक सिंपल, मैं चूंकि पहली क्लास है जिसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि किस किस मुद्दे पे आपको पढ़ना है। आप कहीं भी पढ़िए, घर पे भी पढ़िए, तो कैसे पढ़ना है यही चीज़ बताने के लिए पर्पज है इस वीडियो को बनाना और जिसको आपको बताना। जैसे 1765 के पहले कंपनी क्या करती थी, इंग्लैंड से सोना चांदी लाती थी, लाने के बाद यहाँ से सूती कपड़ा खरीदी और उसको ले जाके बेचती थी तो मुनाफा कमाती थी। तो भारत को क्या मिला, सोना चांदी मिला। वहाँ से क्या आता था, सोना चांदी आता था। अब क्या हुआ, जब बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी खुद ही कर वसूलने लगी तो यही के पैसे से कपड़ा खरीदना और उसको बाहर कर देना, मतलब एक तरीके से धन के निष्कासन की शुरुआत हो गई आर्थिक नीति में, जिसको आगे चल के आपको बताएंगे दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। सब जो मैं बता रहा हूं आपको, मतलब ट्रिक दे रहा हूं कि किस मुद्दे पे हमें फोकस करना है। क्यों व्यापारिक नीति की बात, क्योंकि सब कुछ बदल गया। बक्सर के युद्ध के बाद सब कुछ बदल गया। जो सोना चांदी आता था वो आना बंद हो गया और एक तरफा निकास हो गया। और यहां तक कि कई बार यूपी पीसीएस ने भी एक क्वेश्चन पूछा, दर्दनी व्यवस्था। होता क्या है कि पहले किसान अपनी मर्जी से बार्गेनिंग करता था, अब ये पॉलिटिकल दबाव डाल के जबरदस्ती कम पैसे में कपड़ा लेने लगे। तो हर तरह से कहते हैं कि जो एक काश्तकार होते थे, जो मतलब सूती कपड़ा बनाते थे, वो धीरे धीरे गरीब होना चालू हो गए। पूरी व्यापारिक नीति बदल गई। तो उसको हम देखेंगे क्या हुआ, कैसे बदला। और तीसरा पार्ट होगा हमारा इसी में प्रशासनिक सुधार। कंपनी ने अपने को स्थापित करने के लिए प्रशासनिक सुधार क्या क्या किए, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रशासनिक सुधार में हम देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1857 तक जितने भी इनके सुधार हुए, 1853 के एक्ट तक रहा, बाद में ये बदल जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, ये सब क्वेश्चन है जहां से पूछे जाते हैं। उसके बाद 1784 का पीटीडीआई एक्ट आया, उसमें क्या हुआ। 1813 के एक्ट में कंपनी का पूरा सब कुछ व्यापारिक ढांचा बदल गया। 1833 का चार्टर एक्ट क्या रहा, उसको हम ध्यान देंगे। मतलब 1773, 1784 ऐसे लेके हम पूरा 1833 इसको हम पूरा देखेंगे। तो तीनों फेज में जब ये हो गया, इसके बाद चौथा फेज होगा हमारा गवर्नर जनरल। वारन हेस्टिंग्स से लेकर डलहौजी तक इन्होंने कैसे क्या क्या नीतियां अपनाई। जैसे कहते हैं रेलवे किसने लाई, सब देखिए क्वेश्चन पूछता है। या सती प्रथा को किसने समाप्त किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त किया। तो देखिए जो क्लास होगा हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको फैक्ट देंगे, जिससे आपको रटना ना पड़े और चीज़ें आपके दिमाग में चला जाए। यही इस वीडियो को बनाने का पूरा हमारा पर्पज है। तो मतलब जो फिर से मैं एक बार रिकॉल करता हूँ, हम जो मॉडर्न की शुरुआत करते हैं 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद वो परिस्थितियां बदली और सब कुछ इतिहास बदलने की शुरुआत हो गई। जो सबसे बड़ा मुद्दा हमें याद रखना है, जो क्वेश्चन के चूंकि प्री का ही वीडियो है, तो प्री में सबसे पहले हम देखेंगे मुगल उत्तराधिकारियों का क्रम पूछा जाता है। मुगल उत्तराधिकारियों का क्रम क्वेश्चन का सबसे बड़ा पार्ट होता है कि औरंगजेब के बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना। इसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक होता है कर्नाटक युद्ध, जो हम देखेंगे। तीसरा हम देखेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। एक बार मैं पूरा आपको फिर से बता देता हूं जिससे आपके दिमाग में रहे। आंग्ल मैसूर युद्ध, प्लासी और बक्सर, 1773 से लेकर 1857 के बीच के सुधार, और आर्थिक नीतियां। दोस्तों इसी पे पूरी हमारी क्लास टिकी होगी। और याद रखिएगा, अगर यूपी पीसीएस में 40 क्वेश्चन आता है तो यकीन मानिए 35 से 36 क्वेश्चन आपको इजीली बिना कुछ किए मिल जाएगा। जो 2-3 क्वेश्चन मैं क्यों नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला कि उनका कोई वो नहीं होता, फैक्चुअल होते हैं, कहीं से कुछ भी उठा देते। लेकिन याद रखिएगा, लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट नहीं, इतिहास का पूरा 10 साल का पेपर उठा के देख लीजिए, पूरे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं। और एक बार अगर आपने इस चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझ लिया,
तो आपको फिर दोबारा एक बार 10 मिनट में भी दोहराते हैं तो इतिहास गलत नहीं करेगा। जिनका सिलेक्शन होता है, जो कहते हैं कि नहीं हम मेंस दे रहे हैं, वो इन्हीं के बदल करते हैं। याद रखिएगा, बिना इतिहास के सफलता लगभग एक तरीके से असंभव है यूपीपीसीएस में। लेकिन तो इसलिए ये पूरा जो वीडियो है इसी आधार पे आपको बताया जाएगा। अगली क्लास में कर्नाटक का युद्ध क्या है, किसके किसके बीच हुआ, याद रखिए पूरा फैक्चुअल जोर होगा। और आगे हम मेंस के लिए अलग से वीडियो बना के आपको देंगे, मेंस के क्या मुद्दे होंगे, किन किन मुद्दों पे फोकस करना है। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए जो 2 पार्ट है, जो पहला पार्ट 1857 के पहले का पार्ट है, उसके लगभग हमारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और ज़्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि 1885 के ऊपर का तो पढ़ लेते हैं, इधर ध्यान नहीं देते। और अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन मॉडर्न का है तो 8 से 10 क्वेश्चन यहीं से आता है। जो एक बार तैयार कर लीजिए तो फिर उसमें कुछ भूलने वाला नहीं है। और हमेशा रटिए मत, कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे आप अपने बारे में, अगर आपके पास 100 रुपये है तो 100 रुपये का ही तो काम करिएगा, आगे बढ़ा के तो आगे सोचिएगा। वैसे ही इतिहास में परिस्थितियां समझ जाएं तो अपने आप समझ में आ जाता है कि होगा क्या, कैसे हो रहा है। एक तरीके से आपका जीवन भी धीरे धीरे इतिहास बन रहा है। उसी तरीके से अगर अपने जीवन को ही देखें, जैसे शुरू में हमारी चॉइस कुछ और होती है, आगे चल के कुछ और होती है, वैसे ही इतिहास में परिस्थितियां समझ में आ जाएं तो अपने आप मुद्दे समझ में आना चालू हो जाते हैं। तो पूरी क्लास का ध्येय होगा कि कैसे इतिहास को पढ़ा जाए, एक तरीके से मैथ के जैसे कि हम चीज़ों को तैयार कर लें और कभी भी इतिहास से हम धोखा न खाएं और सफलता में हमारा साथ दें। ओके।